तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो महाराष्ट्र और हरियाणा से इस वक्त सामने आ रही है। ये देखिए, ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स लिए जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये आपको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, शिवसेना का बार्गेनिंग पावर अब कितना बढ़ जाता है, खास करके तब जबकि अगर हम 2014 के उनके प्रदर्शन के हिसाब से देखें तो शिवसेना एक सीट जरूर आगे पा रही है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेशियो बीजेपी से बेहतर है। बिल्कुल अजय जी, देखिए ये स्ट्राइक रेट और ये आंकड़े इस समय शिवसेना के नेताओं में एक आत्मविश्वास भरे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं इस वक्त मातोश्री में, अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत यहाँ से गुजरे थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि उनकी बातों में खनक साफ दिख रही थी, आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। वो कह रहे थे कि हम 50-50 के फॉर्मूले पे काम करेंगे, इशारा साफ था। वो चाहते हैं कि 2.5 साल इनका मुख्यमंत्री हो और 2.5 साल बीजेपी का हो। और जिस तरीके से उनकी बातों में आत्मविश्वास था, वो जाहिर तौर पर ये बताता था कि शिवसेना खुद को इस समय एक हार्ड बार्गेनिंग पावर की पोजीशन में समझती है। वो यहाँ पर आए, उन्होंने 5 से 10 मिनट उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुमकिन है कि थोड़ी देर में अब शिवसेना के मुख्यालय शिवसेना भवन में जश्न शुरू हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिन काफी गहमा गहमी के होने वाले हैं, क्योंकि शिवसेना ने अपने आदित्य ठाकरे महत्वाकांक्षी इरादे साफ कर दिए। बिल्कुल जी विकास, तो आतिशबाजी मुझे लग रहा है मातोश्री के बाहर ज्यादा हो रही होगी बीजेपी मुख्यालय से ज्यादा। मातोश्री के बाहर फिलहाल गुलदस्ते पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आतिशबाजियां अभी नहीं हो रही हैं। आतिशबाजियों के लिए जो जगह मुकर्रर की गई है वो सेना भवन के बाहर है। वहाँ बिल्कुल आमतौर पर सेना भवन के सामने ही होता है। विकास, क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। सुभाष, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर प्रस्तुत किए जा रहे थे, खास करके तब जबकि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले कमजोर है, क्या अभी भी मुख्यमंत्री पद पर वही रहेंगे या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि कोई और नया मुख्यमंत्री आए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस इनका जो खेमा है वो अभी भी दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि पूरी तरह से छूट दे दी गई थी देवेंद्र फडणवीस को इस महाराष्ट्र इलेक्शन के टिकट बंटवारे में। जो उनको उनके जो विरोधी माने जाते थे या उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, ऐसे विनोद तावड़े को हटाया गया था। दूसरी तरफ नितिन गडकरी को एक तरह से थोड़ा सा पीछे किया गया था और पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा है। तो जाहिर है कि जो सीटें आई हुई है उसके हकदार भी मुख्यमंत्री पद के वही हैं। माफ कीजिएगा मल्लिकार्जुन, मैं क्षमा चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, आइए जरा दिखाते हैं। No, let us see when they declared election. I will tell you those things. करते हैं। गोपाल अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, 50-50 फॉर्मूले की बात करते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? क्या पूरा टर्म अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री क्या सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, या जिस तरह से वहां पर शिवसेना की ओर से भी मुख्यमंत्री पद की मांग सामने आई है, तो क्या 50-50 इधर भी हाफ टाइम शिवसेना और हाफ टाइम बीजेपी? देखिए, संजय राउत जो बोल रहे हैं वो अगर आप उनके शिवसेना के उसमें देखेंगे कि वो अधिकृत प्रवक्ताओं के अंदर उनका नाम नहीं आता। यह मुझे लगता है प्रीएम्प्ट करके आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं। बट जो बेसिकली जो एग्रीमेंट है, जो गठबंधन है, उसमें यह स्पष्ट था कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और अगर सीट जीतने का आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट और उसमें काफी फर्क है। और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम के लिए ऑफर किया है। और आदित्य ठाकरे, मैं क्षमा चाहता हूं, अभी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुभाष बराला ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया है। सुभाष बराला ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसा बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष, कि अमित शाह ने उन्हें बुलाकर जबरदस्त फटकार लगाई है। वेणु जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पा रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त बहुत कम है, लेकिन गोपाल जी क्या कहा जाए, तुरंत कार्रवाई? अभी मैंने आपसे पूछा था, फुल टाइम अध्यक्ष नहीं होने की वजह से शायद दिक्कतें हैं। अमित शाह जी आखिरकार अपनी छड़ी चला रहे हैं अब।
नहीं, देखिए अमित शाह जी पूरी तरह से पार्टी पे वो समय भी देते थे और वह पूरा तरीके से ध्यान भी देते थे, और हम लोग जो भी पार्टी के लोग हैं अध्यक्ष के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलते हैं। लेकिन एक बात आपको भी पता होगी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। वह पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो महासचिव के भी रोल है, प्रवक्ताओं के हैं, सचिव के हैं। मैं जानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। वेणु जी, मेरे पास वक्त सिर्फ 30 सेकंड का है, तो क्या आपको लगता है कि हम एक बड़े फेरबदल की तरफ देख रहे हैं, खास करके हरियाणा में, जहां पर 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी कि वहां पर सरकार बना पाना आसान नहीं है? क्या बड़ा फेरबदल वहां पे हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में? अमित शाह जी से कर सकते हैं? वेणु जी प्लीज। नहीं, करना तो पड़ेगा, मंथन तो होगा पूरा। मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। हरियाणा एक तरह से हिंदी हार्टलैंड का एक भाग है, तो इसका असर और स्टेट्स में ठीक है, इसका असर और भी स्टेट्स पर पड़ेगा। माफ कीजिए, समय इतना ही था। आप दोनों का ही शुक्रिया हम यहाँ पर करना चाहेंगे, लेकिन जो हम सोच रहे थे अजय जी कि 24 तारीख को ये जो गहमा गहमी है समाप्त हो जाएगी, फिलहाल नतीजों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जिट पोल के साथ ही हम सबको लग रहा था कि 10 बजे के बाद शायद कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से ये रोचक 2020 बैच बना हुआ है, अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त है, और इसी को कहते हैं भारतीय लोकतंत्र। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं।